हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है इस सीरीज़ का। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो सुएज़ कनाल के रिगार्डिंग है। सुएज़ कनाल अभी न्यूज़ में रहा था क्योंकि वहाँ पे एक शिप है जिसका नाम है एवर गिवन नामक शिप है। एवर गिवन ये शिप सुएज़ कनाल में फंस गया था, इसलिए ये सुएज़ कनाल न्यूज़ में रहा था, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड प्रभावित हुआ था। पहला स्टेटमेंट है कि सुएज़ कनाल, अब देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सुएज़ कनाल वाज ओपन इन 1969। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सुएज़ कनाल को कब ओपन किया गया था? 1869 के अंदर इसको ओपन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं सुएज़ कनाल है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सुएज़ कनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुएज़ कनाल को ऑपरेट कौन करता है? सऊदी अरेबिया ऑपरेट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? इजिप्ट ऑपरेट कर रहा है। 1956 के अंदर सुएज़ कनाल को नेशनलाइज कर दिया गया था, उसके बाद में इसको इजिप्ट ऑपरेट कर रहा है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। पासेस थ्रू द ग्रेट पीटर लेक। सुएज़ कनाल है वो ग्रेट पीटर लेक से पास हो रही है। चौथा स्टेटमेंट ये कह रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। अभी इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। सुएज़ कनाल की लोकेशन देख लेते हैं पहले। तो सुएज़ कनाल है वो नॉर्थ में पोर्ट साइड से शुरू होके साउथ में सुएज़ सिटी तक जाती है। नॉर्थ में इसमें मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में इसमें गल्फ ऑफ सुएज़ है। गल्फ ऑफ सुएज़ है वो रेड सी का एक हिस्सा है, तो ये रेड सी का एक हिस्सा है। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है गल्फ सुएज़ कनाल। ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है इधर से। ये ग्रेट पीटर लेक बीच में पास पड़ती है। इसके किनारे पे इसमें एक दो सिटीज़ हैं, 3-4 सिटीज़ हैं, उनका नाम आप याद रख सकते हो। अलकंतरा है, इस्मालिया है, अलकंतरा है, तो ये सिटी आपको याद रखने हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, सुएज़ कनाल के लेफ्ट हैंड साइड में लेक मंजाला है, और इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो इसके बे ऑफ टिना है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेक मंजाला है, और राइट हैंड साइड में बे ऑफ टिना है, और इससे थोड़ा सा नीचे राइट हैंड साइड में सिनाई पेनिनसुला है। सिनाइन पेनिनसुला है वो गल्फ ऑफ सुएज़ और गल्फ ऑफ अकाबा को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये इधर गल्फ ऑफ सुएज़ है, गल्फ ऑफ सुएज़, ये इधर गल्फ ऑफ अकाबा है। इसको आगे देखते हैं। ये मैप है, ठीक है। तो ये गल्फ ऑफ अकाबा हम बात कर रहे थे, वो गल्फ ऑफ अकाबा है, ये गल्फ ऑफ सुएज़ है। अभी रेड सी को ये कनेक्ट करती है। रेड सी की लोकेशन हम देख लेते हैं। रेड सी को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर टच कर रहे हैं? रेड सी को 6 कंट्री बॉर्डर टच कर रहे हैं। यमन, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा इजिप्ट है, उसके अलावा सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है। इनको आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से। तो एक का नाम है डेजी जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, उसके बाद में सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, येमेन है। इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो। जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड येमेन, तो ये 6 कंट्री हैं, इसको बॉर्डर को टच करते हैं। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ अकाबा है, इसकी बॉर्डर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको 4 कंट्रीज टच करते हैं। कौन कौन से 4 कंट्रीज टच करते हैं? इसको टच करते हैं, इजिप्ट टच करता है, दूसरा है इजराइल टच करता है, तीसरा जॉर्डन है। इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन और चौथा सऊदी अरेबिया है, गल्फ ऑफ अकाबा को टच करता है। इस लोकेशन को आपको याद रखना है। यहाँ पे बे ऑफ फंडी है, इधर में जिबूती के पास में यहाँ पे बे ऑफ फंडी है, जो कि रेड सी को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। ये नीचे क्या है? गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन का एक पार्ट है, ठीक है। और रेड सी है, उसका कलर लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एल्गी पाई जाती है जिसका नाम है ट्रैकोडेशियम एर्थेरियम, जो इसके पानी को रेडिश ब्राउन कलर दे देती है। इस एल्गी का नाम आप याद रखना है, ट्रैकोडेशियम एर्थेरियम। बाकी तो देख लिया है, अभी आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन,
इनमें से बताना है कि फ्रीडम पाइनएप्पल कंपेनियन आपको बताना है कि कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन दे रखा है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दूसरा वियतनाम दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो है ईरान है, चौथा है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है, बेसिकली ये ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान है, और ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो हमारा मेनलैंड चाइना है, जो अभी जो मेन चाइना है वो यही है। तो ताइवान क्या करता है कि पाइनएप्पल एक्सपोर्ट करता है, पाइनएप्पल एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अभी पिछले कुछ दिनों पहले चाइना ने इस पर बैन लगा दिया था, यहाँ से आने वाले ताइवान से आने वाले पाइनएप्पल पर बैन लगा दिया था, ये कहा कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत अधिक है। इसी के प्रोटेस्ट में ताइवान ने लॉन्च किया है फ्रीडम पाइनएप्पल कंपेनियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी पेट्रोल बहुत न्यूज़ में रहा था, पेट्रोल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो इस पर आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से टैक्स और ड्यूटी है वो पेट्रोल पे इंडिया में लगते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी है, दूसरा है सेल्स टैक्स है, तीसरा है जीएसटी है, चौथा है वैल्यू एडिड टैक्स है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी पेट्रोल पे नहीं लगता है, तो ऑप्शन 3 तो होगा नहीं, बिल्कुल ऑप्शन 3 तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया हमारा, ये ऑप्शन नहीं है थर्ड, तो थर्ड ओनली ये कट गया, फिर तो बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। बाकी एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेल्स टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, वैल्यू एडिड टैक्स है वेट है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ये बाकी तीनों टैक्स पेट्रोल पे लगते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता। इसका आंसर है सी फॉर कलकत्ता। बाकी तीनों टैक्स इस पे लगते हैं, पेट्रोल पे लगाए जाते हैं इंडिया के अंदर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल से ही रिलेटेड है, तो पेट्रोल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है रिलेटेड विद ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ओपेक वाज क्रिएटेड इन बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओपेक को बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 में क्रिएट किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि ओपेक 24 कंट्रीज़ का एक समूह है, 24 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एक समूह है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ओपेक में अभी जो कंट्रीज़ हैं वो 13 कंट्री हैं, 13 कंट्री हैं ओपेक के अंदर अभी। तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि इसका हेडक्वार्टर ओपेक का वो सऊदी अरेबिया में है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, वियना में है। ऑस्ट्रिया के अंदर वियना एक शहर है, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है कि रसिया एक मेंबर है ओपेक का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, रसिया ओपेक का मेंबर नहीं है। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा नहीं करेक्ट नहीं है। 2, 3, 4 इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। अभी हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ओपेक देख लिया, तो अभी ओपेक प्लस के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका पहला स्टेटमेंट कहता है कि ओपेक और इसके पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम ओपेक प्लस बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ओपेक में कितने मेंबर हैं, अभी 13 हैं, और 11 इसके 11 अदर पार्टनर्स हैं, तो इसके टोटल कितने हैं, 24 मेंबर हैं। स्टेटमेंट 2 कहता है ओपेक प्लस के अंदर टोटल कितने हैं, 24 मेंबर हैं। तो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 24 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता। तो रशिया इसका ओपेक प्लस का एक मेंबर है, रशिया ओपेक प्लस का मेंबर है, ओपेक का मेंबर नहीं है। इसको 2016 के अंदर बनाया गया था, क्योंकि तब 2014 के अंदर यूएस ने शेल गैस प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस कम होना स्टार्ट हो गया था। उसको कर्ब करने के लिए ओपेक प्लस का गठन किया गया था, ताकि ये सारे कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे वो एक साथ आए, ताकि इसका जो सप्लाई है वो बंद कर सकें, और जिसके कारण इसका जो है रेट बढ़ जाएगा, पेट्रोल का रेट बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, वो यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
जो बताना है कि सेन कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि इट वाज एस्टेब्लिश इन 2015 एज ए स्पेशल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है वो 2005 के अंदर गठित किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका एम बताया है, इसका एम है प्रमोटिंग दी अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स कम्युनिटीज़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये इसका काम है, मेन काम है इंटर रिलीजियस और इंटर कल्चरल हारमोनी को प्रमोट करना है। इसको 2005 के अंदर गठित किया गया था। कोफी अनान उस टाइम पे, कोफी अनान उस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन। उनके इनिशिएटिव के साथ इसको यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन को बनाया गया था। इसको स्पेन और टर्की ने इसका सपोर्ट किया था। दो देश थे, स्पेन और टर्की ने इसको सपोर्ट किया था। अभी इसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसको इंडिया ने क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि ये कुछ ही 2-3 गिने चुने रिलीजन पे ही फोकस कर रही थी, इसलिए इंडिया ने इसकी रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 2 ओनली इसका आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क। 7वां क्वेश्चन है वो रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके बारे में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है इसका परमानेंट सेक्रेटरियाट है वो स्टॉकहोम के अंदर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका सेक्रेटरिएट कहाँ पे है? बेजल के अंदर है। बेजल कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूएनसीटीडीए को एस्टेब्लिश किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक फोरम देने के लिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये डेवलपिंग कंट्री को एक फोरम प्रोवाइड करता है ताकि उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल वो अपनी आवाज़ उठा सकें। तीसरा स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है वही जीएसपी को इम्प्लीमेंट करता है, और ये इसी का आइडिया है। जीएसपी क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 सही है। चौथा स्टेटमेंट है वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक प्राइज़ दिया है। कौन सा प्राइज़ दिया है? यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। किसको दिया है? इन्वेस्ट इंडिया को दिया है। तो ये कहता है कि यूएनसीटीएडी ने इन्वेस्ट इंडिया को यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 दिया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 234 इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर हमने देख लिया बेजल के अंदर है। इसको 1964 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। ये किसको रिपोर्ट करता है? ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करता है। उसके अलावा ये रिपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। तो ट्रेड से रिलेटेड मैटर पर ये देखता है। अभी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहली रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, याद रखना है। कौन पब्लिश करता है? यूएनसीटीएडीए। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट है। ये याद नहीं रहेगी तो इसको याद रखना पड़ेगा कि इससे हम मैच नहीं कर पाएंगे। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, इससे अपने को एफडीआई के बारे में जानकारी मिलती है, इसके डेटा मिलता है। तो ये सारी 500 रिपोर्ट है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है इन्वेस्ट इंडिया से है, क्योंकि अभी इसको प्राइज़ मिला था। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल प्राइज़ इन्वेस्ट इंडिया को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि ये एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है, तो 2019 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको 2009 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ये कहता है कि इन्वेस्ट इंडिया ने बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉकडाउन के दौरान बिजनेस की हालत ख़राब हो गई थी, उनको हैंडल सपोर्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा उनमें इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया ने बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है? एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है 2009 के अंदर, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ये आता है, इसने एक बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है। वो हमने जीएसपी के बारे में देखा था कि जीएसपी क्या होता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है। तो ये क्या होता है कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रेड सिस्टम और टैरिफ सिस्टम होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ देते हैं, किसको, डेवलप्ड कंट्रीज़ देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को देते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री से कोई भी माल एक्सपोर्ट होके यानी कि डेवलप्ड कंट्री में जा रहा है तो वो लोग कम कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, कम टैरिफ लगाते हैं। दूसरे डेवलप्ड कंट्री से माल जाता उन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसके कंपेयर में। फॉर एग्जांपल यूएसए से जापान और कोई भी दूसरा इंडोनेशिया ले लेते हैं डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अभी तो दोनों ख़त्म कर दिया है, यहाँ से ये 10 रुपये लगा रहा है इस पर, कोई प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगा रहा है, और यहाँ से ये ड्यूटी लगा रहा है 100 रुपये। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जीएसपी वाज अडॉप्टेड एट, इसकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अडॉप्ट किया था न्यू दिल्ली के अंदर 1968 के अंदर, इसको अडॉप्ट किया था और इसको लागू किया, इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1971 के अंदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर सी फॉर कलकत्ता है। अगला आपको बताना है एसएसडब्ल्यू सिस्टम क्या है। एसएसडब्ल्यू सिस्टम क्या है, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर सिस्टम क्या है। ये पहला सीधा सीधा एक लाइन वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये कौन से देश का सिस्टम है, ये जापान का सिस्टम है। ये बेसिकली क्या है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड का सिस्टम है, उसी तरह से इसका रेजिडेंस का सिस्टम है जापान के अंदर। एसएसडब्ल्यू सिस्टम बोला जाता है, स्पेसिफाइड स्किल वर्कर सिस्टम है। इसको लिए अप्लाई करने से पहले आपको जापानीज़ लैंग्वेज की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। उसी तरह से कफाला सिस्टम है, गल्फ़ कंट्रीज़ का है। कफाला सिस्टम है वो गल्फ़ कंट्रीज़ का है। पिछले साल 2020 के अंदर कतर ने इसको ख़त्म कर दिया था, कतर। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कफाला सिस्टम क्योंकि सऊदी अरेबिया है वो इसको ख़त्म करने के बारे में बात कर रहा है। सऊदी अरेबिया इसको मॉडिफाई करने के बारे में बात कर रहा है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम आपको दोबारा देखेंगे। थैंक यू।